हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पिछले वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा है। स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम हमको तब मिलता है, इमिशन स्पेक्ट्रम हमको तब मिलता है जब हम उस एटम को बहुत अधिक हीट देते हैं। तो किसी डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन लेके उसको हाई हीट सप्लाई की जाती है। हाई हीट सप्लाई करने पर उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। इन रेडिएशंस को स्लिट के माध्यम से जब किसी प्रिज्म के ऊपर फॉल किया जाता है तो प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पे हमको कुछ लाइंस मिलती हैं और उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सबसे पहले बामर नाम के साइंटिस्ट ने कुछ लाइंस ऑब्जर्व की थी। तो बामर के नाम पे उन लाइंस को बोलते हैं बामर सीरीज या फिर बामर श्रेणी। तो बामर सीरीज में n की वैल्यू 2 थी और ये जो लाइंस है ये सारी की सारी विजिबल रीजन में आती है, यानी दृश्य क्षेत्र में आती है। मतलब ये जो लाइंस थी इनकी जो वेवलेंथ है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में आती है। मतलब ये लाइंस की वेवलेंथ वहाँ आती है जिसको कि हम देख सकते हैं। उसके बाद और लाइंस की डिस्कवरी हुई जिनको हम लाइमन लाइंस, पास्चन लाइंस, ब्रैकेट लाइंस और फर्न लाइंस कहते हैं। ये नाम भी इन्हीं साइंटिस्ट ने जिन्हों ने ये लाइंस ऑब्जर्व की थी उन्हीं के नाम पर इन श्रेणियों के नाम हैं। अब लाइमन लाइंस अल्ट्रावायलेट रीजन में यानी पराबैंगनी क्षेत्र में आती हैं और यहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है। फिर पार्शियल लाइंस, पार्शियल श्रेणी जो है n की वैल्यू 3 होती है और ये IR क्षेत्र में यानी इंफ्रारेड जोन में आती है, अवरक्त क्षेत्र में आती है। उसके बाद आती है ब्रैकेट सीरीज यानी ब्रैकेट श्रेणी। यहाँ पर n की वैल्यू 4 होती है और ये भी अवरक्त जोन में आती है, इंफ्रारेड एरिया में आती है। उसके बाद आती है फंड सीरीज, फंड श्रेणी भी इंफ्रारेड हिस्से में आती है स्पेक्ट्रम के। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखी गई। लाइमन लाइंस जिसमें n बराबर 1 होता है, बामर लाइंस, बामर सीरीज जहाँ पर n बराबर 2 होता है, पार्शियल सीरीज जहाँ पर n बराबर 3 होता है, ब्रैकेट सीरीज जहाँ पर n बराबर 4 होता है, फंड सीरीज जहाँ पर n बराबर 5 होता है। अब बामर ने सबसे पहले लाइंस देखी थी तो बामर ने वेव नंबर निकालने के लिए एक सूत्र दिया, न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला बामर ने दिया था और बामर ने इस फॉर्मूले की हेल्प से जो बामर श्रेणी की जो लाइंस आती हैं उन लाइंस में आने वाले रेडिएशन का वेव नंबर और वेव नंबर की सहायता से वेवलेंथ निकाली। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वह 3, 4, 5, 6 या ऊपर कोई सा भी होल नंबर हो सकती है। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है तो n जो है वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े में 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो n शुड बी ऑलवेज हायर देन 2 एंड इट शुड बी होल नंबर। अब बामर के फॉर्मूले को जब ये सब और लाइंस की डिस्कवरी हो गई तो इस फॉर्मूले को सुधार दिया गया और सभी के लिए ये अप्लाई हो गया फॉर्मूला। तो अब जो वेव नंबर है बार, न्यू बार इज गिवन बाय 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला आ गया यहाँ पे RH। ये जो कांस्टेंट है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं RH से। तो RH इसको मल्टीप्लाई किया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पर n1 हमेशा छोटा होगा और n2 उससे बड़ा होगा। सपोज n1 इज इक्वल टू 1 तो n2 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा। अगर n1 2 है तो n3 3, 4, 5, 6, 7 होगा। अगर n1 3 है तो n2 4, 5, 6, 7 होगा। ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा, लेकिन n2 हमेशा n1 से बड़ा होगा। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यही वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ये एक ही वैल्यू वैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखी थी। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा कि किस प्रकार से बहुत सारी लाइंस, 5 प्रकार की लाइंस
हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है लाइमन लाइन्स, बामर लाइन्स, कास्टर लाइन, ब्रैकेट लाइन और फन लाइन। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमने देखा, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को सबसे पहले समझाया था नील्स बोहर ने, और बोहर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम समझाया अपने एटॉमिक मॉडल के आधार के ऊपर। तो बोहर ने एटम का क्या मॉडल दिया? तो बोहर के एटॉमिक मॉडल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कहाँ होता है यह समझाया। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट स्टेशनरी स्फेरिकल पाथ विच आर नोन एज ऑर्बिट। बोहर ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डेफिनेट पाथ में, डेफिनेट सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, जो कि ऑर्बिट कहलाते हैं या जिन्हें कि हम कक्षाएं बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी मतलब परमानेंट, डेफिनेट, वृत्ताकार, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनको कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दोज ऑर्बिट्स ओनली इन विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत सारे ऑर्बिट नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ डेफिनेट ऑर्बिट परमिसिबल है, कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्बिट्स होते हैं? जहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो h/2π का कोई इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी सरल पूर्णांक गुणक हो, सरल गुणक हो। जैसे अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यानी mvr। तो mvr इज गिवन बाय n h/2π। तो h/2π की कोई nth वैल्यू ही एंगुलर मोमेंटम होगी। एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणांक होता है। मतलब केवल वही कक्षाएं पॉसिबल है जहाँ पर, केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो सकता है जहाँ पर कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π हो। तो या फिर 2h/2π हो, या 3 × h/2π हो, या 4 × h/2π हो, या 5 × h/2π हो। मतलब n क्या है? 1 2 3 4 5, यानी कोई सरल गुणक होना चाहिए, कोई इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे 1.5, 1.25, बीच की 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू, या 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू इसमें अलाउड नहीं होती है। अब ये जो फॉर्मूला है mvr = n h/2π में m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेग, r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस यानी कक्षा की त्रिज्या, और n कोई होल नंबर है, पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब तीसरा भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कि घूम रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है उसकी एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं कि समय के संग संग धीरे धीरे उसकी एनर्जी घट जाए या बढ़ जाए। देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी विद द टाइम। समय के साथ ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है, यानी कक्षा का परिवर्तन करता है, या तो ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में आए, या नीचे की किसी कक्षा से ऊपर की कक्षा में जाए। तो कक्षा परिवर्तन में ही केवल ऊर्जा का परिवर्तन होता है, और यह जो ऊर्जा का परिवर्तन है इट इज नॉट कंटिन्यूअस। यह परिवर्तन सतत नहीं होता है, मतलब लगातार नहीं होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब इसकी भी निश्चित वैल्यू होती है, यह लगातार नहीं होता है। तो बोर के मॉडल की मुख्य बातें क्या हुई? इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट ऑर्बिट में गोल सर्कुलर कक्षाओं में वृत्ताकार पाथ में घूमते हैं, जिनको कि हम ऑर्बिट या कक्षा बोलते हैं, और केवल वही कक्षा इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल है जहाँ पर कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π या इसका कोई सिंपल मल्टीपल हो। और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, न तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी जाती है न ही एनर्जी ली जाती है। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी देना और लेना तब होता है, एनर्जी तब रिलीज होती है जब हायर लेवल से नीचे के लेवल में, यानी कि ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में आए, और एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा जब वह लोअर ऑर्बिट से किसी
हायर ऑर्बिट्स में जाता है और एनर्जी का लॉस एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है। तो दीज आर दी मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर्स। और बोहर के जो ऑर्बिट्स थे वो के एल एम एन या 1 2 3 4 कक्षाएं हम उनको बोलते हैं। आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एनर्जी का लॉ, एनर्जी में चेंज नहीं आता है। जब वह अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो एनर्जी में चेंज आता है। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है या जाता है, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है E2 माइनस E1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, उनमें जो भी डिफरेंस होगा वही एनर्जी का, उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी का रेडिएशन बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दैट इज डेल्टा ई, एनर्जी का अंतर डेल्टा ई कहलाता है। और यह एनर्जी या तो एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है अगर वो लोअर से हायर लेवल में जाता है, और रिलीज कर दी जाती है जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है। अब किसी भी लेवल में एनर्जी को हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके पहले हम एक बार बोहर्स का एटॉमिक मॉडल को डायग्राम के द्वारा समझते हैं। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसको हम रफली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये बीच में हम नाभिक है, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऑर्बिट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑर्बिट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ये पहला ऑर्बिट है न्यूक्लियस के सबसे पास, ये दूसरा ऑर्बिट है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 3, और ये चौथा ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 4। इनको K शेल, L शेल, M शेल या N शेल भी कहा जाता है। n इज इक्वल टू 1 यानी K कक्षा, n इज इक्वल टू 2 यानी कि L कक्षा, n इज इक्वल टू 3 यानी कि M कक्षा, n इज इक्वल टू 4 यानी कि N कक्षा। तो ये ऑर्बिट्स या कक्षाएं कहलाती हैं और ये क्या है, नाभिक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 लेवल में है तो इसकी एनर्जी भी बोहर ने ज्ञात की। n इज इक्वल टू 2 में है तो भी एनर्जी ज्ञात की जा सकती है, n इज इक्वल टू 3 या 4 जिस भी लेवल में है, इस सूत्र के द्वारा E n इज इक्वल टू माइनस RH, यह एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। E n इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n², जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, पहले लेवल में है फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 1 है, सेकंड में जाएगा तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, थर्ड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो 3 रखेंगे, फोर्थ में तो 4 रखेंगे। इस प्रकार से जो भी वैल्यू है वो रखते चल जाएंगे। ये जो पहला वाला है n इज इक्वल टू 1, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। यानी सबसे पहली स्टेट जो है न्यूक्लियस के बाद वाला जो कक्षक है वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। तो ग्राउंड स्टेट में जब n इज इक्वल वैल्यू 1 रखते हैं और RH रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रख के n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो यह एनर्जी आती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। जब n की वैल्यू 2 होती है तो RH रख करके और यहाँ पे 2 रखने से आता है -0.545 इंटू 10⁻18 जूल। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो निगेटिव में होती है। तो इस प्रकार से बोहर ने एटम का मॉडल दिया। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल की सहायता से हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटम की स्टेबिलिटी भी बोहर के मॉडल ने एक्सप्लेन करी, लेकिन बोहर के मॉडल से कई बातें समझ में नहीं आती, उनको हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर मॉडल की सीमाएं। तो बोहर मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस थी? बोहर मॉडल्स की लिमिटेशंस ये थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। बोहर मॉडल ने जीमन इफेक्ट को, जीमन प्रभाव को और स्टार्क प्रभाव को ये समझा नहीं सका। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट ये होता है कि जब स्पेक्ट्रम जब लिया जाता है तब अगर हम वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती, जो पहले सिंगल लाइन दिखती है वो बारीक बारीक और लाइंस में डिवाइड हो जाती है। तो डिवीजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रभाव में स्पेक्ट्रम में आने वाली लाइन का छोटी लाइनों में विभाजित हो जाना जीमन इफेक्ट कहलाता है। यह इफेक्ट
बोर के मॉडल से समझाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से स्टार्क इफेक्ट है, अगर स्पेक्ट्रल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती हैं तो वो फिर छोटी छोटी लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं, दे स्प्लिट फर्दर इनटू स्मॉलर लाइंस। तो ये स्टार्क इफेक्ट भी बोहर के मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोहर के मॉडल से केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम का स्पेक्ट्रम ही समझाया जा सकता है, और एक से ज़्यादा जिनमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पेक्ट्रम बोहर के मॉडल की सहायता से नहीं समझाया जा सकता। इट कुड नॉट एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और बोहर के मॉडल से ये भी नहीं समझा सकते हम कि जो अलग अलग एटम्स होते हैं वह आपस में कैसे कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स, और ये जो ऑर्बिट्स हैं बोहर के मॉडल में, इसमें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यह बात कुछ भी बोहर के मॉडल के द्वारा समझाई नहीं जा सकी। तो बोहर का मॉडल सक्सेसफुल था हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर समझाने में, लेकिन दूसरे एटम्स को समझाने में असफल रहा, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उनका वितरण किस प्रकार होगा, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन बोहर के द्वारा नहीं दिया गया। तो ये बोहर्स के मॉडल की लिमिटेशंस है, मतलब कि सीमाएं हैं। यहाँ पर आके इन सब पॉइंट्स पे आके बोहर का मॉडल फेल हो जाता है। अब बच्चों अब हम देखते हैं कि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल की हेल्प से किस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया। बोहर का एटॉमिक मॉडल हमने अभी पढ़ा। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेफिनिट ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करते हैं, और जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन तब उसमें एनर्जी का चेंज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, यानी एन की वैल्यू आपको बताई 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और एन जो है वो ग्राउंड स्टेट है, सबसे कम एनर्जी वाला है। फिर 2 में 3 में 4 में एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है ऊपर, जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। तो बोहर ने ये बताया हमको कि जब एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वह एनर्जी उसके बराबर, उस मात्रा के अनुपात में रिलीज करता है। जो फॉर्मूला आपको बताया था डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 लेवल में इलेक्ट्रॉन है और वह n इज इक्वल टू 1 लेवल में आता है, तो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वह एनर्जी लिबरेट होती है, बाहर निकलती है, और वह एनर्जी रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से एक्सप्लेन किया बोहर ने, उसको आप समझते हैं। तो बोहर ने ये बताया कि जब हाइड्रोजन को हम हीट अप करते हैं तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो किसी लोअर लेवल से, मान लीजिए शुरू में हाइड्रोजन N1 में था तो वो किसी हायर लेवल में चला जाता है, N2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में, 5 में, किसी भी हायर लेवल में जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी है। तो एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल में चला गया, लेकिन हायर लेवल में उसका एनर्जी स्टेटस हाई है, एनर्जी बहुत ज़्यादा उसके पास, इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा एनर्जी के संग बहुत ज़्यादा समय तक रुक नहीं सकता, इसलिए वह एनर्जी को निकाल के, एनर्जी को लिबरेट करके हायर लेवल से फिर लोअर लेवल में आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके फिर हायर लेवल से लोअर लेवल में आया, तो वह एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिबरेट करेगा। एनर्जी लिबरेट करेगा मतलब रेडिएशन निकलेंगे बाहर। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, 5 से, 6 से, यानी ऑर्बिट नंबर 2 से, ऑर्बिट नंबर 3 से, ऑर्बिट नंबर 4 से, 5 से, 6 से, या ऊपर के भी किसी भी ऑर्बिट से जंप करके अगर n=1 में आता है, मतलब ग्राउंड लेवल के सबसे न्यूनतम एनर्जी वाले लेवल में, कक्षा में वापस आता है, तो वह जो एनर्जी लिबरेट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हमको लाइन मिलती है। जैसे ये देखिए n=6 में आया, n=6 से n=1 में आया तो लाइन मिली, n=5 से यानी 5वें कक्षा से कूद के 1 में आया तो लाइन मिली,
n इज इक्वल टू 4 से 4 पर चला गया था, वहां से कूद के 1 में आया तो लाइन मिली। n इज इक्वल टू 3 में चला गया था तो लाइन मिली। n इज इक्वल टू 2 में चला गया था और 1 में आया तो लाइन मिली। तो किसी भी कक्षा से 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी कक्षा से कूद के 1 में आएगा तो जो लाइन्स आएगी उसको हम बोलेंगे लाइमन लाइन्स, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। अब हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, बामर सीरीज। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कूद के पहले कहीं भी था, किसी लोअर लेवल में था और कूद करके किसी भी एनर्जी एब्सॉर्ब करके किसी हायर लेवल में चला गया। अब वहां से एनर्जी उसने रिलीज करके n इज इक्वल टू 2, मतलब कि दूसरी कक्षा में अगर वो कूद के आ रहा है, कहाँ से आ सकता है? 3 से आ सकता है। अगर 3 से कूद के आता है तो हमको वहां पे रेड जो लाइन मिलती है उसकी जो वेवलेंथ है वह रेड कलर को यानी रेड रेडिएशन को करस्पॉन्ड करती है। उसके बाद अगर ग्रीन में आता है तो यहाँ पे ग्रीन हमको ग्रीन के करस्पॉन्डिंग लाइन मिलती है। ये कौन सा रीजन है? विजिबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था दृश्य रीजन में। तो ये जो लाइन्स आती हैं इनकी जो वेवलेंथ है हमारे को दिखाई देती है, हमें विजिबल होती है, उस रीजन में ये लाइन्स आती हैं। तो अगर थर्ड से आ रहा है तो रेड आती है, अगर फोर्थ से आता है तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है, अगर फिफ्थ से आ रहा है तो ब्लू के करस्पॉन्डिंग आती है, अगर सिक्स से आ रहा है तो वॉयलेट के करस्पॉन्डिंग आती है। तो बामर लाइन्स, बामर सीरीज हमको कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन 2 के बाद 2 सेकंड लेवल में सेकंड कक्षा में यानी एल कक्षा में आता है। एल कक्षा यानी एल ऑर्बिट में आता है, दूसरे ऑर्बिट में आता है। फिर पास्टन सीरीज। अब पास्टन सीरीज हमको कब मिलती है? जब n इज इक्वल टू 3 है। तो ये सारी किसमें मिलती है हमको? IR में, अवरक्त में। और जो लाइमन लाइन मिलती थी हमको पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर लाइन मिली दृश्य में, विजिबल रीजन। और पास्टन लाइन कहाँ पे मिलती है? अवरक्त में मिलती है। पास्टन लाइन में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से जंप करके थर्ड लेवल में आता है। फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, 7, 8, 9 किसी से भी वापस आ सकता है। लेकिन अगर वो थर्ड लेवल में आता है तो जो भी रेडिएशन मिलते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, पार्शियल सीरीज में आते हैं। फिर देखते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4 के ऊपर वाले लेवल यानी 5, 6, 7, 8 और ऊपर है किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब ब्रैकेट इसमें 4th लेवल में लौटता है यानी चौथे कक्षक में जब लौटता है, 4th कक्षा में चौथे ऑर्बिट में जब लौटता है तो यहाँ पर हमको जो सीरीज मिलता है लाइंस का, जो स्पेक्ट्रम लाइंस मिलती है वह स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है ब्रैकेट सीरीज यानी कि ब्रैकेट श्रेणी। और ये इंफ्रारेड में यानी अवरक्त जोन में आती है। उसके बाद आता है फंड सीरीज। फंड सीरीज में n इज इक्वल टू 5 है यानी कक्षा कौन सी है? ऑर्बिट कौन सा है? 5वां। फर्स्ट, सेकंड, 3, 4 और 5 5वें कक्षक में इलेक्ट्रॉन जब लौटता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके किसी भी हायर लेवल में चला गया यानी 6, 7, 8, 9, 10 में कहीं पे भी चला गया और वहां से जब पलट के वो n इज इक्वल टू 5 यानी कि 5वीं कक्षा में जब लौट के आता है तो जो लाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स हमको मिलती हैं वो कहलाती है फंड सीरीज। तो इस प्रकार से हमको 5 प्रकार के सीरीज जो है वो मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे उठती है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करके किसी भी हायर लेवल में चला जाएगा, जब किसी भी हायर लेवल में जाके किसी भी लोअर लेवल में आएगा तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए। इतनी सारी लाइन क्यों मिली? इतनी सारी लाइन हमको इसलिए मिलती है कि जब हम कोई सैंपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का, हम जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन रखेंगे तो उसमें एक एटम नहीं होता है, हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और चूंकि बहुत सारे एटम्स हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल में जाता है, कोई 5, 6, 7, 8 में चला जाता है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग लेवल से अलग अलग लेवल में जंप करते हैं, अलग हायर लेवल से अलग लोअर लेवल में जंप करते हैं। तो जब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले लेवल में आते हैं तो लाइमन श्रेणी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में आते हैं तो बामर
सीरीज, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में आएंगे, तीसरे कक्षा में आएंगे तो पार्शियल सीरीज, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल में यानी ब्रैकेट सीरीज में आएंगे जबकि वो चौथे कक्षा में आए, और जब पांचवें कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पलट कर आएंगे, रेडिएशन रिलीज करके आएंगे तो हमको क्या मिलता है, पार्शियल मिलता है। अब हम एक बार फिर से फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। जो हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला है वो ये है, न्यू बार इज गिवन बाय 1/λ इज इक्वल टू RH इनटू ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जैसा कि बताया था कि n1 से n2 हमेशा बड़ा होता है। अगर n1 ग्राउंड लेवल है तो n2 क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है तो या तो सेकंड लेवल से आ रहा है, या 3 से आ रहा है, या 4 से आ रहा है, या 5 से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे n = 2 रखेंगे तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन या तो तीसरे से या चौथे से या पांचवें से या छठे लेवल से आएगा। अगर हम यहाँ n = 3 रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो चौथे से या पांचवें से या छठे लेवल से यानी इन कक्षा से वापस आएगा। इसीलिए n1 हमेशा स्मॉल होता है और n2 उससे बड़ा होता है। तो अगर n1 1 है तो n2 2, 3, 4 है, n1 2 है तो ये 3, 4, 5, 6 हो सकता है, ये 3 है तो ये 4, 5, 6, 7 है। इससे हमेशा जो भी है वो कैसी वैल्यू मिलेगी, हायर वैल्यूज मिलेगी। तो बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को उसके एटॉमिक मॉडल के आधार पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और हाइड्रोजन के एटम की स्ट्रक्चर भी उसके पोस्टुलेट्स के आधार पर बहुत अच्छे से समझा दी गई।